दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरा यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया है या करने वाले हैं, आपका आर्थिक हालत खराब है, फंड नहीं है, बिजनेस डूब गया, जॉब लॉस हो गया या आपका कोई मेडिकल इश्यू है जिसके दौरान आपको लग रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पाएंगे या पर्सनल लोन जो आपने लिया था उसका जो ईएमआई आने वाला है उसका पैसा दे नहीं पाएंगे या मल्टीपल अपने डेट में फंस गए हैं, बहुत सारे लोन आपने ले लिया है और अभी पैसा देने का वक्त आ गया लेकिन पैसा आपके पास है नहीं है। तो ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, ए टू जेड पूरा जानकारी मिल जाएगा जो आपके साथ क्या हो सकता है, आगे जाके क्या कुछ कार्रवाई हो सकते हैं और उसके खिलाफ आप क्या कुछ कर सकते हैं। पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो दूसरा वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको पास जानकारी है तो ये वीडियो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं ए टू जेड आज पूरा जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो भी क्रेडिट कार्ड होता है, पहले आप जानकारी ले लीजिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट मिलता है ना आपको, वो भी एक पर्सनल लोन ही है। तो उसमें से जो पैसा यूज करते हैं वो पर्सनल लोन के अंदर ही आता है। तो इसलिए पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, ये अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आता है जो आपका सिविल देख के दिया जाता है। आप ठीक है, आपने तो ऐसा नहीं है जो कोई गिरवी रख दिया, आपने कोई एसेट रख दिया है ना, या कोई गोल्ड रख दिया, उसके दौरान उसके थ्रू आपको ये क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन मिला, ऐसा तो नहीं है ना। आपका सिविल देख के, आपका प्रोफाइल देख के उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन दिया गया है। अभी क्या होता है, जैसा मेरे साथ भी हुआ था, बहुत लोगों के साथ देखिएगा, आपका आस पड़ोस में बहुत लोगों के साथ ऐसा परिस्थिति आ जाता है, किसी का बिजनेस डूब जाता है या जॉब लॉस हो जाता है या फैमिली में मेडिकल इश्यू आ जाता है या खुद का भी कुछ मेडिकल इश्यू आ जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का जो पैसा है वो दे नहीं पाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे ही हम क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पैसा दे नहीं पाते हैं, जैसे आपका जो डेट आता है ना, जिस डेट को आपको लास्ट डेट होता है, जो उस डेट के अंदर आपको देना पड़ता है, वो डेट जैसे ही क्रॉस हो जाता है, जैसे 3-4 दिन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, पहले तो ऑफिशियली फोन आएगा। ऑफिशियली फोन मतलब जहां से अपने जिस बैंक के एनबीएफसी के से अपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है, उधर से फोन आएगा। 3-4 दिन के अंदर जैसे मिस हो जाएगा फोन आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों को मालूम लगेगा जो शायद आपने किसी कारण मिस कर दिया। बहुत लोग होता है तो भूल जाते हैं, जो आखिरी डेट होता है ना, वो कभी कभी बहुत लोग भूल भी जाता है। तो इसीलिए बैंक वाले पहले तो ये सोचते हैं कि आपने शायद भूल गया है, तो उसको याद दिलाने के लिए वो लोग फोन करते हैं आपको। तो जैसे ही वो 3-4 दिन क्रॉस हो जाता है या 1-2 हफ्ता क्रॉस हो जाते हैं, 2-4 फोन आपके पास आ भी जाता है, तो उन लोगों को जैसे मालूम चलता है कि आप पैसा दे नहीं पाएंगे, आपका आर्थिक हालत खराब है या जो भी इश्यू है, आप पैसा दे नहीं पाएंगे, तो क्या होता है, आपका जो केस है ये कोई रिकवरी एजेंसी को ऑथोराइज किया जाता है आपसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही एजेंसी के पास आपका केस चला जाता है, हैंड ओवर हो जाता है, ऑथोराइज मिल जाता है उन लोगों को, तो तुरंत वो लोग क्या करते हैं, आपको फोन करना शुरू कर देते हैं कि किस लिए आप दे नहीं पाएंगे, जितना जल्दी हो सके आप दे दीजिए। ऐसा फोन आना शुरू हो जाता है। नॉर्मल फोन ही आता है, पहला महीना देखिएगा नॉर्मल फोन ही आएगा, लेकिन आएगा दिन में 3-4 बार फोन ऐसा कुछ आएगा। तो नॉर्मल फोन आना शुरू हो गया। जैसे ही आप बोलेंगे हाँ मैं पैसा देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लोग अपडेट देगा, ये देगा वगैरह, ये सब चलता रहेगा। पहला महीने तो आपको ऐसे ही चलेगा। जैसे सेकेंड महीना आएगा ना, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो भी है, आप सेकेंड महीना उसका पैसा दे नहीं पाएंगे, उसके बाद ये जो फोन आने का जो है ना, आपके पास सुबह से शाम तक जो फोन आता है ना, ये तुरंत बढ़ जाएगा और उसके साथ शायद एजेंसी भी चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा मेल में या मैसेज में आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा कि इस महीने से दूसरा कोई एजेंसी का हैंड ओवर हो गया। कभी कभी एक एजेंसी के पास भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, दूसरे एजेंसी के पास चला जाता है आपका केस। उस टाइम क्या होता है, सेकेंड महीने में फोन थोड़ा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। जैसे सुबह से शाम तक 50-100 ऐसा फोन एक एक बैंक के एनबीएफसी कंपनी का जो एजेंसी है ना, उसकी तरफ से आना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास मल्टीपल डेट है तो सोचिए आपके पास कितना फोन आएगा। और सबसे बड़ी बात है क्या जानते हैं, जो बंदा आपको फोन करेगा सुबह, उसको आपने पूरा डिटेल्स बोला, पूरा जानकारी बोला, किस लिए दे नहीं पा रहे हैं, कैसे दे पाएंगे, ये सब जानकारी आपने दिया, तो 2-4 मिनट 5 मिनट नहीं जाएगा, वो बंदा फिर से आपको फोन करेगा। ठीक है, फोन करके बोलेगा सर बताइए क्यों आप पैसा नहीं दे पाएंगे। तो आप जैसे ही बोलेंगे ना उसको, जब सर मैं तो आपको जानकारी दिया था, वो बोलेगा जो ये
कॉल, ऑटो जेनरेट कॉल है, आपके पास फोन आएगा वगैरह, ये सब बोलता रहेगा। इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? जितने बार भी उन लोगों को बताइए आपका हालत क्या है, कि किस मजबूरी के कारण आप पैसा दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो लोग फोन करना कंटिन्यू करेगा, मतलब बंद नहीं होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है जानते हैं? आपका हैरासमेंट करना, सिर्फ हैरासमेंट करना। वो लोग तो चाहते थे एक दो बार भी फोन कर सकते थे दिन में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? सुबह से शाम तक 100-200 बार फोन करते हैं। किस लिए? आपको हैरासमेंट करने के लिए, परेशान करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए, है ना? तो ऐसा सिलसिला चलता रहेगा सेकेंड महीने में भी। थर्ड महीना जैसे ही आएगा, हाँ, उसके टाइम क्या होगा? उस टाइम क्या होगा? आपके पास कॉल आना, फोन आना एक्सट्रीम तरीके से बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ आपका होम विजिट भी शायद शुरू हो जाएगा। होम विजिट का मतलब क्या? आपका घर में आके पूछताछ करने के लिए आप क्यों पैसा दे नहीं पा रहे। तो एक तो कॉल चालू रहेगा और उसमें शायद आपके साथ बदतमीज करना भी शुरू हो जाएगा, गाली गलौज करना, हैरेसमेंट करना, कभी कभी तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन करना, फैमिली लोगों को फोन करना, ये सब भी चलता रहता है। मेरे साथ भी हुआ है, पुराना वीडियो देखिएगा आपको मालूम चल जाएगा। तो ये सब कंटिन्यू और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों जाते हैं जानते हैं? क्योंकि थर्ड महीने जैसे ही हो जाता है आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे आप 3 महीना कंटिन्यू दे नहीं पाएंगे क्रेडिट कार्ड का पैसा, मान लीजिए आप 3 महीने से दे नहीं पा रहे हैं, तो उसके बाद वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। मतलब इस अकाउंट से जो भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड मिला है, उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी को कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपका अकाउंट से कुछ लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए वो अकाउंट 3 महीने बाद एनपीए हो जाता है। अभी एनपीए होने के बाद उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सेटलमेंट का प्रोसेस भी चालू होता है और आपके पास नोटिस आना भी शुरू हो जाता है। नोटिस से 3 महीने पहले भी आ जाता है, कभी कभी रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस। अभी रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस का मतलब क्या है? देखिए, लेटर देखिएगा, उधर सब्जेक्ट में लिखा रहेगा जो लेटर किसके लिए आया है, मतलब किस लिए आया है। तो सब्जेक्ट में देखिएगा रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस लिखा रहेगा। तो रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस का मतलब क्या है? उसमें लिखा रहेगा जब आप 1 हफ्ता, 10 दिन या 5 दिन ऐसा कोई डेट या टाइम रहेगा और उस डेट टाइम के अंदर आप फुल पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट वगैरह उसमें लगा है उसके साथ फुल पेमेंट आप ये पैसा दे दीजिए, उसको बोला जाता है रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस। अभी इसका जवाब देना क्या जरूरी है? देखिए जवाब तो आप दे भी सकते हैं, ये आप खुद भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कोई एडवोकेट पकड़ के आपको देना पड़ेगा। जवाब आप खुद भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट करते हैं ना, 1-2 हफ्ते के अंदर आप एक काम कीजिएगा, उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी का नोडल ऑफिसर रहता है, उनको थोड़ा मेल करके या बाई पोस्ट चिट्ठी लिख के आप एक जानकारी दीजिएगा जो आप किस कारण दे नहीं पा रहे। क्योंकि मुझे लगता है आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया है, तो आपका दायित्व बनता है जो बैंक के एनबीएफसी कंपनी जहां से आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है उनको थोड़ा जानकारी दीजिए, ऑफिशियली जानकारी दीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे ना, जो आपने बैंक के एनबीएफसी कंपनी को आपके हालात के बारे में जानकारी दिया। तो जैसे 3 महीना हो जाता है उसके बाद एक चीज जो होता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस। पर्सनल लोन में कभी कभी क्या होता है, सेक्शन 25 का भी नोटिस आ जाता है। अभी सेक्शन 25 और आर्बिट्रेशन में फर्क क्या है? देखिए क्रेडिट कार्ड में नॉर्मली आर्बिट्रेशन का नोटिस ही आता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस पर्सनल लोन में भी आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में तो आता ही आता है। और सेक्शन 25 का नोटिस या ईसीएस जो भी होता है, ये क्या है जानते हैं? आपने जो ऑटो डेबिट लगा के रख दिया ना, जो हर महीना आपका बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा, ईएमआई का पैसा, उसको बोला जाता है ऑटो डेबिट। ये आपने कोई चेक दिया है, जो अपने पर्सनल लोन का अप्लाई किया था तो आपने चेक दिया था, तो अगर आपने चेक दिया तो एक चेक बाउंस का केस हो सकता है, नहीं तो आपने सेक्शन 25 का केस हो सकता है, अगर आपने ऑटो डेबिट लगा के रख दिया है, क्योंकि वो पैसा तो काट नहीं पा रहा है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा केस होता है। तो उस केस को अगर आपके खिलाफ हो रहा है तो इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। आप कोई भी एडवोकेट, आपका पहचान का एडवोकेट हो, आपका रिश्तेदार में है, दोस्त वगैरह है, किसी के साथ कांटेक्ट कीजिए, एक एडवोकेट के साथ मुलाकात कीजिए, तो आपको तुरंत बेल मिल जाएगा। इसमें बहुत बड़ा केस नहीं होता है। अच्छा, रही बात आर्बिट्रेशन का नोटिस क्या होता है? देखिए आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आता है, ये तो क्रेडिट कार्ड में भी आ जाता है। आर्बिट्रेशन का नोटिस का मतलब क्या है? अगर ये पास हो जाता है, अगर निचली अदालत में जाकर ये आर्बिट्रेशन का प्रोसेस पास हो जाता है, अवार्ड पास हो जाता है, तो आपके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो सामान होता है ना, मूवेबल सामान, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ऐसा सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन होता है ना, वो जब्त हो सकता है। या आप अगर नौकरी कर रहे हैं, सैलरी पर्सन है, तो आपका 50%, मैक्सिमम 50% तक सैलरी वो लोग जब्त कर सकते हैं। तो
उसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन का प्रोसेस। अभी इस आर्बिट्रेशन का प्रोसेस नॉर्मली देखिए बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसके बाद निचले अदालत में आएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपका राय पूछा जाएगा, उसके बाद ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस चलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें घबराने का जरूरत नहीं होता है। किस लिए? क्योंकि अगर बड़ा अमाउंट होता है, 20 लाख के ऊपर अमाउंट होता है, तभी जाके ये निचले अदालत में केस वगैरह ये सब बहुत कुछ होता है। लेकिन नॉर्मली आर्बिट्रेशन प्रोसेस में ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिर भी मैं बोलूंगा, अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसको एक जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें जवाब जो आप देंगे ना, ऑब्जेक्शन जो देंगे, तो आप खुद भी दे सकते हैं, नहीं तो कोई एडवोकेट के थ्रू भी दे सकते हैं। अभी देखिए, खुद अगर जवाब देंगे तो भी काम करेगा, एडवोकेट के थ्रू जवाब देंगे तो वो भी काम करेगा। लेकिन एडवोकेट के थ्रू देने से क्या होता है, मतलब देखिए, आप भी जानते हैं, आप खुद जवाब देंगे, आप अपने तरीके से जवाब देंगे। अगर एडवोकेट देंगे तो उसको थोड़ा, अगर जहां पे बाई पोस्ट भेजेंगे तो वो लोग भी थोड़ा मतलब देखेंगे ना, ये एडवोकेट के थ्रू आया है जवाब, है ना। तो वही होता है और कुछ नहीं। तो एडवोकेट के थ्रू भी दे सकते हैं या खुद भी दे सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आर्बिट्रेशन का जवाब या ऑब्जेक्शन लेटर आप दे रहे हैं, हाँ, तो उसमें हमेशा बाई पोस्ट दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्शन दे रहे तो बाई पोस्ट दीजिएगा, बाई मेल के थ्रू भी दीजिएगा, नोडल ऑफिसर या जो भी ऑफिशियल मेल आईडी है उसमें भी दीजिएगा, लेकिन बाई पोस्ट जरूर दीजिएगा। बाई पोस्ट क्यों? क्योंकि देखिए, बाई पोस्ट देने में क्या होता है जानते हैं, आपके पास एक प्रूफ रहता है। जैसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे खिलाफ भी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हुआ, मैंने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग क्या किया, अवार्ड पास कर दिया। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ रहता है तो प्रूफ के साथ, प्रूफ मतलब क्या है, अगर आप जैसे स्पीड पोस्ट से अगर ऑब्जेक्शन लेकर भेजेंगे तो उसमें क्या है, आपको एक पर्चा मिलता है ना, नंबर मिलता है, डॉकेट नंबर। तो उस डॉकेट नंबर से आप चेक कर सकते हैं वो जो लेटर आपने भेजा है वो डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, है ना। अगर डिलीवर हो गया तो उसके आपके पास तो प्रूफ आ जाता है ना। मेल में क्या होता है, मेल में तो आप प्रूफ कर नहीं पाते हैं। वो लोग अगर बोल देगा, इनकार कर देगा, हाँ आपका मेल तो हमको मिला नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाई पोस्ट जरूर दीजिएगा। बाई पोस्ट में आपके पास एक प्रूफ रहता है स्पीड पोस्ट से देने से। तो बाद में जाकर अगर अवार्ड भी पास हो जाते हैं तो अगर आपके पास प्रूफ रहेगा तो प्रूफ लेके अगर आरबीआई में जाके भी आप कंप्लेन दर्ज करेंगे, जो मैंने तो ये ऑब्जेक्शन दिया था आर्बिट्रेशन में, फिर भी वो लोग एक तरफा कार्रवाई कर रहे, तो क्या होता है, वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो होता है स्टॉप हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए बाई पोस्ट दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जैसे आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है 3 महीने बाद, और 6 महीने से 9 महीने, कभी कभी तो 10-11 महीने भी लग जाता है, आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ का क्या मतलब है? राइट ऑफ का मतलब है आपका अकाउंट मर गया, बैंक के हिसाब से आपका अकाउंट मर गया। इसका मतलब यह नहीं कि आपका लोन माफ हो गया, लेकिन मर गया। मतलब इनको मैंने नोटिस भी भेजा, होम विजिट भी हुआ है, कॉल भी किया, लेकिन ये पैसा शायद हम लोगों को मिलेगा नहीं, तो राइट ऑफ कर देता है। तो राइट ऑफ का मतलब मर गया है, मतलब आपका अकाउंट हिसाब से मर गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो होता है, राइट ऑफ के बाद आपको अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिलता है। जैसे एनपीए के बाद ही आपको सेटलमेंट ऑफर मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन राइट ऑफ के बाद और भी अच्छा खासा सेटलमेंट ऑफर मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपके देखिए बहुत लोग मुझे पूछते हैं सेटलमेंट कैसे होता है। देखिए, सेटलमेंट का जो प्रोसेस होता है ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी आपको सेटलमेंट करके नहीं देता है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपने जो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है या बैंक से लिया है या कोई एनबीएफसी कंपनी से, तो वो लोग और आपके बीच का बात है, कोई थर्ड पार्टी आके आपका सेटलमेंट करके नहीं देता है। ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। अभी सेटलमेंट प्रोसेस कैसे होता है, देखिए, पहले तो आपके पास क्या बोला जाएगा, जो ठीक है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह जो हमने लगाया है वो हम लोग माइनस कर देते हैं, आप थोड़ा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पैसा दे दीजिए। अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट देकर इस मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपको बोला जाएगा 80% दे दीजिए, 70% दे दीजिए, 60% दे दीजिए, 50% दे दीजिए, ठीक है, 40% दे दीजिए। ऐसा करते करते धीरे धीरे कम होगा, और जैसे ही वो पैसा आप जुगाड़ कर पाएंगे तो पैसा देकर सेटलमेंट कर दीजिए लीगा। तो यही होता है, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यू। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 6 महीना बाद ही सेटलमेंट करना पड़ेगा, 3 महीना बाद ही। बहुत बार क्या होता है, रिकवरी एजेंट जो लोग रहता है वो डराने के लिए, आपको थोड़ा हैरेसमेंट करने के लिए, आपको थोड़ा परेशान करने के लिए बहुत झूठा बात बोलते हैं। ये जो चौवानीचा फेक रिकवरी एजेंट लोग रहता है ना, ये लोग बहुत झूठा बात बोलते हैं। बोलेगा 3 महीना बाद सेटलमेंट नहीं होगा या 6 महीना बाद सेटलमेंट नहीं होगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सेटलमेंट 3 महीना बाद भी सेटलमेंट हो सकता है, 6 महीना बाद भी, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी सेटलमेंट हो सकता है, 3 साल बाद भी हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो सेटलमेंट 1 महीना बाद या ईयर एंडिंग हो गया इसके बाद आपका सेटलमेंट नहीं होगा। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। अभी आ जाता हूं, थोड़ा जानकारी दे देता हूं रिकवरी एजेंट के बारे में भी। देखिए, रिकवरी एजेंट पहले जो काम करता है आपको हैरेसमेंट करना, कॉल करके बहुत सारे फोन करेगा, सुबह से शाम तक आपको हैरेसमेंट करना, परेशान करना, दिक्कत में डालना, मेंटली टॉर्चर करना, ये सब काम ये लोग करते हैं सुबह से शाम तक। इसलिए इन लोगों को बोला जाता है चावनी छाप रिकवरी एजेंट। हाँ, क्योंकि इन लोगों के पास काम धंधा कुछ नहीं मिलता है, ये सब कमीशन में काम करते हैं। आप पूछिएगा इन लोगों को जो एजेंसी का नाम, मैक्सिमम लोग एजेंसी का नाम भी नहीं बोलते हैं। फोन जब करते हैं ना, आप पूछिएगा एजेंसी का नाम, बोलता ही नहीं है। तो सोचिए, जो लोग आप जहां पर काम करते हैं उस एजेंसी का नाम नहीं बोल सकते, तो सोचिए वो लोग क्या कुछ बोलो, छोड़िए। तो अगर ऐसा परेशानी आपके साथ हो रहा है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन कर रहा है, आपके रिश्तेदार को फोन कर रहा है, जो इलीगल काम है, आरबीआई का गाइडलाइन के खिलाफ है, तो अगर ये सब कर रहे हैं, पहले जो फोन रिकॉर्डिंग, जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना, उसको रिकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग एक प्रूफ होता है। तो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ पहले आप नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट दर्ज कीजिएगा, जहां से आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है उसका नोडल ऑफिसर को मेल करके कंप्लेंट दर्ज कीजिएगा प्रूफ के साथ। उसके बाद देखिए वो लोग क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। अगर वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, आपको हैरेसमेंट जो भी परेशान किया जा रहा है या गाली गलौज किया जा रहा है, उसमें अगर वो लोग कार्रवाई नहीं करते, उसके बाद जाके आप आरबीआई में कंप्लेंट दर्ज कीजिएगा। मैंने 1-2 बार कंप्लेंट दर्ज किया था आरबीआई में, तो मैंने देखा आरबीआई इसके ऊपर कार्रवाई किया और फाइन वगैरह भी लगा दिया, मुआवजे भी दिया मुझे। तो इसलिए बोलूंगा इसमें घबराने का जरूरत नहीं। अगर आपके साथ परेशानी या दिक्कत वाला चीज हो रहा है, होम विजिट में भी अगर हो रहा है, अगर कोई बंदा आके होम विजिट में आके आपके साथ हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, दिक्कत में आपका लोन के बारे में आस पड़ोस में जानकारी दे रहा है, ये सब गलत हरकतें अगर कर रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, हाथ में मोबाइल लेके वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के साथ, जैसे बोला मैंने आपको, नोडल ऑफिसर को पहले कंप्लेंट दर्ज कीजिएगा प्रूफ के साथ। वो लोग अगर कार्रवाई किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो उसके बाद आरबीआई में जाके या नियरेस्ट आप पुलिस स्टेशन में जाके भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपके पास अगर प्रूफ रहेगा तो पुलिस भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और आरबीआई भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए घबराइए मत। अगर कोई भी चावनी छाप रिकवरी एजेंट लोग आके बिना आईडी कार्ड है, कोई ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डीआरए लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अगर आपके घर में आके परेशान कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, आपके साथ हैरेसमेंट ये सब कर रहा है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर कर सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जब लिया था तब भी अच्छे आदमी है, अभी भी अच्छे आदमी है। डिफॉल्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप बुरा आदमी हो गए। आपका हालत खराब है, आपका परिस्थिति खराब है, आपका मेडिकल इश्यू है, जॉब लॉस हो गया या कोई भी रीजन है, इसके लिए आप डिफॉल्ट हुए ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बुरा आदमी हो गए, आप भागते फिरेंगे, ऐसा कभी भी मत कीजिए। अगर फोन में बहुत दिक्कत दे रहा है तो फोन में क्या कीजिएगा, फोन के सेटिंग में जाइए, उस उधर देखिए स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए। तो क्या होगा, ये जो उल्टा सीधा जो फोन आना आपके पास आ रहा है, ये सब फोन आना बंद हो जाएगा, मैक्सिमम फोन आना बंद हो जाएगा, हैरेसमेंट वाला कॉल। तो इसलिए बोलूंगा, देखिए इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, उसी हिसाब से चलिए। अगर आपके साथ कोई भी परेशान दिक्कत वाले बात हो रहा है तो देखिए मेरा फोन नंबर है, मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा जानकारी और भी डिटेल से मैं दे दूंगा। और एक बात देखिए, बहुत लोग सोचते हैं जो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो मैंने यूज किया तो क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसमें तो मेरा एलपीजी का सब्सिडी आ रहा है शायद, या कोई मतलब मेरा लड़की का एलआईसी का पैसा है वो आ सकता है, तो उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है जो उस बैंक अकाउंट यूज करने में आपको दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकता है, तो एक साइड में सेकंड बैंक अकाउंट भी आप यूज कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन, छोटा मोटा जो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं वो यूज करने के लिए आप वो सेकंड अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। मेरा देखिएगा वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसमें क्लिक करके घर बैठे आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए रास्ता है, लेकिन हमेशा देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए अगर आपके पास पैसा है, हमेशा बोलता हूं, देखिए अगर आपके पास पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए, फुल पेमेंट देके ये झंझट से बाहर आ जाइए। आपने जो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो भी डिफॉल्ट किया है ना, अगर आपके पास पैसा है तो फुल पेमेंट देके ये झंझट से बाहर आ जाइए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका कोई मेडिकल इशू हो गया, जॉब लॉस हो गया, बिजनेस डूब गया है, इसी कारण आप पैसा दे नहीं पा रहे, आपके पास अभी फंड नहीं है, तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। जैसे आपके पास सेटलमेंट का ऑफर आएगा, सेटलमेंट का पैसा जैसे आप जुगाड़ कर पाएंगे, सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। बस ऐसे ही होगा, सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज। ऐसा नहीं है कि आपका लोन माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सेटलमेंट होकर मैटर क्लोज हो जाता है। तो इसमें घबराने का कुछ भी जरूरत नहीं है।
अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, देखिए व्हाट्सएप नंबर पे फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।